हाँ तो बेटा जी हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की। इससे पहले अपन लोगों ने दो क्वांटिटी पढ़ रखी है, एक पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा जान रखा है हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स की अगर मैं बात करूं, जॉर्ज साइमन ओम करके इनका नाम है, इन्होंने एक लॉ दी जिस लॉ में इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल को रिलेट करने की कोशिश करी। क्या ठीक है, इन्होंने एक लॉ दी अपने ही नाम पे ओम्स लॉ, जिसमें क्या करा, इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को आपस में रिलेट करा। तो उन्होंने ये बताया कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा हमारा एक कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा। क्या मैं बोल रहा हूँ, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और ये बात कब तक सही है, जब तक फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर हमारी चेंज ना करे। आ रही है मेरी बात? क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है तो कुछ करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 की जगह मैंने 10 कर दिया तो करंट भी बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाऊंगा तो करंट और बढ़ेगा। यानी कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। शर्त ये है कि टेम्परेचर जैसी फिजिकल कंडीशन को चेंज नहीं होना है, वो कांस्टेंट ही रहे। क्लियर है? अगर वो चेंज हो जाएंगी तो ओम्स लॉ मेरी इनवैलिड हो जाएगी। आ रही है बात? यानी कि हम ये बोल सकते हैं दैट विल बी द लिमिटेशन ऑफ द ओम्स लॉ। क्लियर है कि ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल अप टिल द फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं ओम्स लॉ में क्या बताया गया, करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? मैं चाहूँ तो उसको ऐसा लिख दूँ, V इज प्रोपोर्शनल टू I। आ रही है बात? तो अगर प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक इक्वल टू आता है अलॉन्ग विद अ कांस्टेंट। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी R, और इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा V इज इक्वल टू IR। तो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? V इज इक्वल टू IR, जहाँ पे V है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट और R एक नई क्वांटिटी है जिसको नाम दिया गया रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या नाम दिया गया? रेजिस्टेंस। तो अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। कर रहे हैं अब रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता, अगर मैं वर्ड के साथ ही यूज करना चाहूं चीजों को तो रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना का मतलब अपोज करना, किसी चीज को रोकना, है ना। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है किसके फ्लो में, करंट के फ्लो में, वो कहलाता है रेजिस्टेंस। तो यहां पे देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में हमने क्या करा, जब एक सेल या एक बैटरी से इसको कनेक्ट करा तो आपने ऐसा जाना था कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। आ रही है बात? और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। इतनी बात आ रही है? इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव, क्लियर है, तो द करंट विल बी फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन थे, जो कौन से इलेक्ट्रॉन थे, तो वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन थे कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए एक ये एटम है, ठीक है, इस एटम में जो भी आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात? क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए, है ना, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंडक्टर ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। आ रही है बात? तो इसने अपने आप को क्या कर लिया, फ्री कर लिया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर में इस तरीके से रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे दे विल बी अलाइनिंग देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आ रही है मेरी बात? वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगेंगे। इतनी बात क्लियर है? तो ये क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा तो ये फ्लो कर रहे थे एक डायरेक्शन में। तो जो ये इलेक्ट्रॉन आए थे ये किसी ना किसी एटम से तो आए थे, तो इनका खुद का एक रिस्पेक्टिव एटम होगा, तो जिसने ये इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो वो बन गया होगा आयन। तो इस तरीके से यहां पे मेरे कुछ आयंस भी प्रेजेंट होंगे। आ रही है? पर्टिकुलरली कैटाइन। आ रही है? तो जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करेंगे, और जैसे ही ये टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आएगी। आ रही है बात? क्या? देयर विल बी द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आएगी तो हमारे करंट के फ्लो में भी रुकावट आ जाएगी। इतनी बात आ रही है? क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आया क्यों, कि इलेक्ट्रॉन एक बार में मूव नहीं कर पाते, ये बार बार टकराते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये टकराएगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराएगा फिर आगे बढ़ेगा, फिर टकराएगा, तो ये टकराते टकराते आगे बढ़ते हैं। यानी कि दे कीप ऑन कोलाइडिंग, क्लियर है, विद अ पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड अमंग देमसेल्फ, जिस वजह से कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस आता। तो रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। किसके फ्लो में रुकावट? करंट के फ्लो में रुकावट। क्यों आ रही है ये रुकावट?
इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आ रही, तो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आई, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आई तो करंट के फ्लो में रुकावट आई, तो जो भी रुकावट आई करंट के फ्लो में वो कहलाएगा क्या, रेजिस्टेंस। इतना क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिएगा कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे ओम्स लॉ में हम लोग ने जाना था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर मैं R की बात करूं तो R विल बी इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आई। क्लियर है बेटा। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। I क्या है, करंट, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर एम्पियर। इतनी बात आई, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी वोल्ट पर एम्पियर। इसी को एक वर्ड में नाम दिया गया ओम। क्या नाम दिया गया, ओम। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ओम। क्लियर है, वेयर ओम इज अगेन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो छोटा होना चाहिए ओ। अरे ये बात है, और ये किसका रेशियो है, वोल्ट पर एम्पियर का। अब डिफाइन करना हो 1 ओम, तो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। 1 वोल्ट का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा, तो उस कंडक्टर का या उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। इतनी बात आ रही है कि रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। इतना क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आती है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिएगा फैक्टर्स की अगर बात करें तो बेसिकली पहला फैक्टर क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी कि देखिए एक कंडक्टर अगर मेरा इतना बड़ा है और एक कंडक्टर लेंथ बेसिस पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो जितनी रुकावट इसमें आ रही उतनी तो इसमें आएगी, ये रुकावट एक्स्ट्रा है, तो हम ये बोल सकते हैं अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो अब लेंथ बराबर है, क्लियर है, यहाँ पे देखिएगा कि एक कंडक्टर मेरे पास ये है जिसकी लेंथ इतनी है, एक और कंडक्टर है जिसकी लेंथ उतनी ही है, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, आ रही है। ऐसा समझ लो एक पतली गली है, एक चौड़ी सड़क है, पतली गली से निकलने में दिक्कत होगी, यानी कि रुकावट ज़्यादा आएगी, लेकिन चौड़ी सड़क पे आराम से निकल जाएगा। आ रही है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इतनी क्लियर है बेटा। तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डायरेक्टली है, एरिया पे इनवर्सली है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूँ, देखना, अगर दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रपोर्शन का साइन हटता है, एक इक्वल टू आएगा विद अ कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर इज इक्वल टू, प्रपोर्शन का साइन हटा तो एक इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट विल बी रो। रो का मतलब रजिस्टिविटी, है ना, नाम है इसका रजिस्टिविटी, सिंबल का नाम है रो। आ रही है बात। तो मेरे पास एक्सप्रेशन एक रेजिस्टेंस का क्या आया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यानी कि अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो तीसरा फैक्टर जिसपे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, ठीक है, थर्ड फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस विल डिपेंड विल बी रजिस्टिविटी। इसको अलग से एक टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। रजिस्टिविटी का अभी मतलब जान लीजिए, अभी क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। जैसे मान लो एक कंडक्टर मैं ले लूं, ठीक है, ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम एरिया। बस एक कंडक्टर मान लो मैंने बनाया आयरन का और दूसरा बनाया कॉपर का, क्या इनका रेजिस्टेंस सेम होगा? अरे बात आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं सर कॉपर को यूज करते हैं वो लोग, इसका कहीं ना कुछ इसके कंपैरिजन में उतना नहीं होगा। अरे ये बात, तो क्यों अलग अलग आया रेजिस्टेंस? क्योंकि दो अलग अलग मटेरियल है। तो तीसरा फैक्टर इट विल डिपेंड ऑन द रेजिस्टिविटी, या आप इस बात को बोल सकते हैं डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। फिर एक और फैक्टर है जिसपे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, क्लियर है, दैट इज द टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, क्लियर है। तो चार फैक्टर हैं जिसमें मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, है ना, यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल, लास्टली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हम किसी वीडियो में हम लोग रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे, क्लियर है।